जय श्री राम। कक्षा 12 हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभिवादन है। पिछले अंक में हम सब ने विभिन्न विधाओं के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था नाटक। मैंने आपको बताया संवादों, पात्रों और अभिनय के द्वारा रंगमंच पर जिस कला का, जिस लेख का प्रदर्शन किया जाता है उसको हम नाटक कहते हैं। नाटक में कई अंक होते हैं। फिर जिस नाटक में एक ही अंक हो उसको एकांकी कहते हैं। तो एकांकी भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, कुछ लेखकों के नाम भी पढ़ लिए थे। इसके बाद आते हैं अपनी हम तीसरी जो विधा है, जो सबसे विस्तृत विधा है, मैंने उस दिन नाम आपको बता दिया था, उपन्यास है। लेकिन उपन्यास शुरू करने से पहले मैं और कुछ भी कहना चाहूँगा। पिछले कई अंकों में मैंने यह बात कही है, आज फिर कह रहा हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को निराश किया है। सभी शिक्षक जिस प्रकार परिश्रम से आपको वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं बनाकर, उस हिसाब से आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। किसी भी वीडियो को 2 दिन 3 दिन में 8-10 लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत निराशाजनक बात है। और यह बात फिर से मैं दोहरा दूंगा कि स्कूल खुलते ही पहले आपकी कॉपी देखी जाएगी, टेस्ट लिया जाएगा, तभी आगे फिर पढ़ाया जाएगा। और दूसरी चीज़, ये चीज़ें कॉपी में लिखते रहना है। जो यहाँ पढ़ा दिया जाएगा इसको क्लास में फिर दोहराया नहीं जाएगा किसी भी परिस्थिति में। अगर इसको आप लोग मजाक में ले रहे हैं तो ये आपकी भूल होगी। दूसरी बात, एक दिन वीडियो बनाते बनाते मैंने आपसे एक पहेली पूछी थी, लेकिन अभी तक जवाब आया नहीं है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हों वो एक बार मेरे पिछले वीडियोज़ में जाकर देखें कि किस वीडियो में मैंने पहेली पूछी है और उसका जवाब दें। देखिए, जो आपका 11 और 12 का हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें लगभग दोनों कक्षाओं में सेम चीज़ें हैं। बिल्कुल वही चीज़ 11 में, वही 12 में। हिंदी गद्य का इतिहास, काव्य का इतिहास है आपका। व्याकरण में रस, छंद, अलंकार, संधि, प्रकरण, ये सभी चीज़ें वही हैं। जो आप 11 में पढ़ोगे वही 12 में पढ़ोगे। आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा है। तो जो आपको कुछ अपने वीडियो में 12th क्लास में ना आगे समझ में, उसको आप 11th वाले वीडियो से देख सकते हैं। फिर भी नहीं आपको क्लियर हो रहा है, जैसे दोनों जगहों पर कुछ तो शैली में अंतर मिलेगा ही, इसके बाद भी ना हो पाए तब आप लोग हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, उपन्यास उस विधा को कहते हैं जिसमें मानव चरित्र और उसके रहस्यों को कलात्मक रूप से संवाद, घटनाक्रम और पात्रों के माध्यम से चित्रात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे गद्य की वह विधा है। आपने नाटक में देखा, नाटक मैंने बताया था छोटा सा होता है। नाटक को रूपक भी कहा जाता है, लेकिन उपन्यास पूरे वृत्तांत का होता है। जैसे एक व्यक्ति के जीवन में घटी हुई किसी एक विशेष घटना पर जब कोई अभिनय किया जाता है तो वह नाटक होता है, लेकिन संपूर्ण जीवन वृत्तांत पर जब अभिनय किया जाए तो वो उपन्यास होगा। तो वह विधा जिसमें मानव चरित्र के रहस्यों और उसके अन्य कलात्मक विशेषताओं का संवादों, घटनाक्रमों और पात्रों के माध्यम से चित्रात्मक प्रस्तुति की जाती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मंच पर जा कर के ही अभिनय किया जाए। काव्य में मतलब गद्य के रूप में लिखा भी जाए, जिसे केवल चित्रात्मक रूप में संपूर्ण वर्णन हो, उसे उपन्यास कहते हैं। हिंदी उपन्यास की परंपरा को गद्य में 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका पूर्व प्रेमचंद युग, दूसरा है प्रेमचंद युग और तीसरा है प्रेमचंदोत्तर युग। ये तीनों प्रेमचंद के नाम से तीनों समय इसलिए जाने गए हैं क्योंकि हिंदी में उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रेमचंद जी को मिली। आप जानते हैं, गबन, गोदान, करबला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सब के सब जितने भी प्रसिद्ध उपन्यास हैं हिंदी के, सब प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। इसलिए प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा गया। जैसे सूरदास को वात्सल्य सम्राट, तुलसीदास को रूपक सम्राट कहा गया है, जिस तरह से केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है, जिस तरह से विद्यापति को कवि कोकिल कहा गया है, या जैसे आधुनिक समय में आप देख लीजिए, आप जानते हैं कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था, या फिर स्वर कोकिला की उपाधि आपको लता मंगेशकर को दी गई है। ऐसे ही उपन्यास सम्राट हुए हैं हमारे प्रेमचंद जी।
तो इन तीनों युगों में जैसे प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे गए उसको पूर्व प्रेमचंद युग में पढ़ लेते हैं, प्रेमचंद के बाद जो हुआ उसको प्रेमचंदोत्तर युग के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे ये पूरे समय की बात है, जैसा कि आपने पूर्व भारतेंदु युग से और आधुनिक गद्यकाल तक के बारे में पढ़ा, जितने ये पांचों काल हैं इतने को 3 भागों में केवल बांट दिया गया है। आप जानते हैं सन 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित, ध्यान से लिखिएगा इसको, कि सन 1882 में लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु नामक उपन्यास को हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। यानी हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास ने लिखा जिसका नाम परीक्षा गुरु था। इसके बाद फिर इस युग में प्रेमचंद के समय में, ये प्रेमचंद से पहले का युग है, पूर्व प्रेमचंदोत्तर युग, ठीक है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, बस ऐसे हम लोग बांट लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं छायावाद को ही प्रेमचंद का युग माना गया है। प्रेमचंद युग, शुक्ल युग, शुक्ल और छायावाद युग सब एक ही है। तो उसके पहले का जो समय है, प्रेमचंद के पहले अर्थात लगभग द्विवेदी युग से पूर्व का जो समय है वही पूर्व प्रेमचंदोत्तर युग है। इसी पूर्व प्रेमचंदोत्तर युग में 1882 में लाला निवास दास जी ने परीक्षा गुरु लिखा था। इस युग के अन्य उपन्यासकार इस प्रकार से हैं। बालकृष्ण भट्ट ने पूर्व प्रेमचंदोत्तर युग में ही नूतन ब्रह्मचारी नाम की उपन्यास लिखा। ध्यान से सुनेंगे, नूतन ब्रह्मचारी, नूतन का मतलब होता है नया। ध्यान दें, आपको मैंने जो PDF उपलब्ध कराया है उसमें आप सारी रचनाएं देख सकते हैं, देख करके लिखेंगे। किशोरी लाल गोस्वामी का है लवंग लता, कनक कुसुम, प्रणयिनी परिणय। इसके बाद देवकी नंदन खत्री जो उपन्यास के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध रहे, इनके 2 उपन्यास, पहला है चंद्रकांता और दूसरा है चंद्रकांता संतति। इनको इसके बाद गोपाल राम गहमरी नाम के एक लेखक हैं, ध्यान दीजिएगा, गोपाल राम गहमरी, इनका लेख है एक अद्भुत लाख गुप्तचर इत्यादि हैं। पूर्व प्रेमचंदोत्तर युग में ये विशेष लेखक हुए हैं। इनमें से कुछ लेखकों ने बांग्ला भाषा में लिखे हुए, अर्थात जो कलकत्ता के क्षेत्र की भाषा है बांग्ला भाषा में लिखे हुए उपन्यासों का भी कुछ लोगों ने हिंदी भाषा में अनुवाद भी करवाया है। तो उसके बारे में जैसे आप जानते हैं उस समय में लगभग 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी हुए जिन्होंने काफ़ी कुछ रचनाएं लिखी हैं। तो ऐसे बांग्ला में बहुत से विद्वान हुए हैं जिन्होंने इधर उधर किया है अपनी रचनाओं को एक भाषा से दूसरे में। फिर ध्यान दें, प्रेमचंद के पहले के जो उपन्यास हैं वो जैसे आप बहुत, जब आप पुरानी फिल्मों को जिस तरह से देखते हैं कुछ उस तरह से, तिलस्म, जादू, रहस्य, रोमांच, इन सब चीज़ों से है। उसमें जादुई चीज़ों के, जादूगरों के बारे में, भूत प्रेत, तिलस्मों के बारे में। तिलस्म एक जादुई जगह सी होती है, जैसे आप टेलीविज़न वगैरह में देखते हैं जो दिखाता है कि हर जगह कहीं भी कोई, जैसे आप अलादीन को देख लीजिए, वो जाता है तो हर जगह उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं आती हैं, भूत प्रेत उसको मिलते रहते हैं, ये सब तिलस्म होता था। तो इसका वर्णन किया गया है। लेकिन जब प्रेमचंद जी आए तो उन्होंने वास्तविक धरातल पर ला करके खड़ा कर दिया उस उपन्यास को। कल्पनाओं से बाहर निकल करके उन्होंने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सारी समस्याओं का समावेश किया, उसको वास्तव में ला कर लिया। प्रेमचंद की आप कहानी को पढ़ेंगे तो प्रेमचंद की कहानियों की एक खासियत है, आपको अपने सामने घटित होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे आप स्वयं उस कहानी के पात्र हैं जो उसको अनुभव कर रहे हैं। फिर प्रेमचंद के समय में आप देखिए, सबसे पहले तो मुंशी प्रेमचंद जी ही हैं, जिनसे अच्छा उपन्यास आज तक किसी ने नहीं लिखा। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, ये प्रमुख हैं। करबला भी है। प्रेमचंद युग में ही जयशंकर प्रसाद जी भी हुए जिन्होंने उपन्यास लिखे हैं। फिर विश्वंभरनाथ कौशिक हुए, पांडे, बेचन शर्मा उग्र हुए। इन लोगों ने प्रेमचंद के युग में कविताएं, उपन्यास लिखे हैं। फिर प्रेमचंद के बाद में जो उपन्यास आया ये और भी तेजी से विकसित हुआ। शुरुआत में इसकी गति धीमी थी, निबंध ज़्यादा लिखे गए। जैसे मैंने बताया सबसे प्राचीन जो लिखने का तरीका है गद्य में, वो निबंध ही था। उसके बाद फिर
नाटक और कहानियाँ आई। अभी निबंध के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे विधाओं में। फिर उपन्यास में पहले प्रेमचंद के पहले जैसे जादुई चीज़ों की वर्णन हुए, प्रेमचंद जी ने उसको वास्तविकता में लाया। इनके बाद मनोवैज्ञानिक स्तर से, क्योंकि यह विज्ञान का युग था, इसमें सब कुछ विकसित हुआ, इसमें प्रयोगवाद का जन्म हुआ। देखी दिखाई बातें या सुनी सुनाई बातों को कोई महत्व नहीं दिया गया, इसमें सब वही माना जाने लगा जिसको आप प्रयोग करके जानते हैं, जिसे आप कर सकें, देख सकें। तो इसमें अबाध गति से, बड़ी तेजी से उपन्यास विधा का विकास हुआ। इस युग में सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक के साथ साथ आंचलिक का मतलब होता है क्षेत्रीय, लोकल क्षेत्रों में, साधारण क्षेत्रों से संबंधित उपन्यास लिखे गए। कहानियाँ भी इस युग में ऐसी ही आई थीं। ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में वृंदावन लाल वर्मा आते हैं। वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाम का जो उपन्यास है सबसे प्रसिद्ध हुआ है। गढ़कुंडार और मृगनयनी भी वृंदावन लाल वर्मा के ही उपन्यास। मृगनयनी कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हुए, जिन्होंने, आप जानते हैं, इनके 4 प्रमुख उपन्यास हैं। कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा। 5वां इनका है अनामदास का पोथा। ये फिर राहुल सांकृत्यायन आए, इन्होंने सिंह सेनापति और जय यौधेय नाम का उपन्यास लिखा। इसके बाद एक आए रांगेय राघव, ध्यान से सुनिएगा, रांगेय राघव, जिन्होंने मुर्दों का टीला, आचार्य चतुरसेन ने वैशाली की नगरवधू और वयम रक्षामह जैसे ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। जैनेन्द्र कुमार ने सुनीता और त्यागपत्र नाम के उपन्यास लिखे हैं। इसके बाद इलाचंद जोशी का सन्यासी नामक उपन्यास, जो बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक पूछा गया है। इलाचंद जोशी का सन्यास नामक उपन्यास था। इसके बाद अज्ञेय, आप जानते हैं अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। इतने लंबे नाम के पीछे भी एक रहस्य है। इनका वास्तविक नाम सच्चिदानंद था। हीरानंद इनके पिता थे। तो पूर्व काल में अपने नाम के साथ पिता का नाम जोड़ने की परंपरा थी। आजकल लोग कम कर ले रहे हैं, नहीं ऐसा करते। अब लोग क्या करते हैं, एक अक्षर लेते हैं कि ऐसा कुछ नाम रखें जिसमें पिता के नाम का एक अक्षर हो। पहले क्या था, पूरा नाम जोड़ देते। जैसे आप सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम कहीं पढ़ेंगे तो सचिन रमेश तेंदुलकर, आप माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम सुनेंगे तो नरेंद्र दामोदर मोदी, अपने पिता के नाम सहित ये लोग जाने गए हैं। तो सच्चिदानंद नाम था, हीरानंद इनके पिता थे। ये वत्स गोत्र के थे, वत्स गोत्र के थे, इसलिए वात्स्यायन और अज्ञेय इनको उपाधि दी गई। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित शेखर एक जीवनी, इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है शेखर एक जीवनी। इसके बाद यशपाल का झूठा सच। फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल नामक उपन्यास लिखा। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल। नागार्जुन, शिव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद गुप्ता, राही मासूम रजा आदि ने उल्लेखनीय आंचलिक उपन्यास लिखे हैं। राही मासूम रजा के नाम से याद आया, आपको जो टेलीविज़न पर महाभारत देखते हैं, बलदेव राज चोपड़ा ने जिसको बनाया था, BR चोपड़ा की महाभारत, उसके स्क्रिप्ट राइटर जो थे वो यही राही मासूम रजा साहब थे। इन्होंने जैसा लिखा है, आप महाभारत को देखिए तो सुन सकते हैं हिंदी के कैसे शुद्ध शब्द इन्होंने लिखे हैं। पूरी महाभारत में कहीं भी किसी भी दूसरी भाषा का शब्द नहीं, पहेली जैसा शब्द इन्होंने न लिख करके उसको शुद्ध करके प्रहेली का ही लिखा है। तो मासूम रजा साहब ने भी उपन्यास लिखे हैं। इसके बाद इस काल में और भी उपन्यासकार हुए हैं, जिनमें कुछ के नाम हैं अमृतलाल नागर, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती का सूरज का 7वां घोड़ा आप जानते हो, भीष्म साहनी, शिव प्रसाद सिंह, मनोहर श्याम जोशी, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश भी आते हैं इसमें। कृष्णा सोबती और मन्नू भंडारी जैसे श्रेष्ठ उपन्यासकार या लेखिकाएं हुई हैं, जिन्होंने उपन्यास की विधा में बहुत कुछ योगदान दिया है। और बाकी के जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं हर युग के,
उसके लिए आपको हमने PDF में एक सारणी दी है, उसमें चार्ट में आप देख करके लिख सकते हैं। विधाओं के नाम, रचनाओं के नाम, लेखक के नाम सहित दिया है। लगभग 100 से अधिक रचनाएं हैं। आप कॉपी में अपने नोट करेंगे, उसको किताब के भरोसे रह करके छोड़ेंगे नहीं कि किताब में भी रहेगा। इसके बाद जो आपकी अगली विधा है वो है कहानी, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। कहानी से संबंधित आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सी कहानियाँ जानते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी वीडियो पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।